फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एक ऐसा टॉपिक जो हर किसी नागरिक को समझना चाहिए। भारत का अगर वो नागरिक है तो उसको समझना चाहिए कि भाई हमारे देश में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है ये क्या होता है, इसकी क्या अहमियत है, ये कम होता है तो क्या प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा होता है तो क्या अच्छाई होती है ना। और ये जो है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स हम कह सकते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। जो कि मैंने यहाँ पर जो है कि उसकी कुछ वाइड रेंज जो मैंने यहाँ पर कवर करी हुई है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की। देखिए, तो सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं। स्टॉक ऑफ फॉरेन करेंसी, ये क्या होता है कि स्टॉक होता है। जैसे कि मान लो कि आपका घर है ना। बहुत एग्जांपल पहले हम छोटा सा ऐसे लेंगे कि जैसे घर में होता है, घर में इमरजेंसी के लिए कुछ पैसा रखा जाता है। जैसे भाई ऐसी इमरजेंसी कि भाई कभी जो है कि मान लो कि किसी मान लो कि पापा की नौकरी चली गई, या मान लो कोई ऐसी समस्या आ गई, या मान लो कोई इमरजेंसी लग गई है ना। तो जो है कि वहाँ पर क्या कुछ ऐसा इमरजेंसी में पैसा रखा था, मान लीजिए घर में नहीं तो बैंक अकाउंट में रखा जाता है, लेकिन हाँ जो है कि आपको मालूम होगा कि कुछ इमरजेंसी के लिए अमाउंट जो है वो रखा जाता है। तो ऐसे ही हमारा देश भी क्या है, फैमिली है, एक फैमिली है ना। तो इसमें क्या है कि मान लीजिए कि हमारे देश में जो है कि कभी जो है कि वित्तीय संकट आ गया, कभी आर्थिक समस्या आ गई है ना। जैसे कि भाई हमारे देश में क्या होता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट जो है कि हम बाहर करते हैं, चीज़ों को बेचते हैं, उनसे पैसा आता है। इम्पोर्ट हम करते हैं तो जो हम चीज़ें खरीदते हैं जो हमारे यहाँ पर मान लो महंगे रेट में बन रही हैं, लेकिन बाहर से सस्ती मिल जा रही हैं, तो हम ऐसी चीज़ों को क्या करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं, है ना। तो इम्पोर्ट करते हैं, तो भाई जब इम्पोर्ट करते हैं तो फिर उनको पैसा देना पड़ता है। अब उनको रुपया तो दे नहीं सकते हैं कि भाई इंडियन रुपये तो दे नहीं सकते। इंडियन रुपये तो हम जो है कि मान लो कि मशीनों से जो है कि अरबों खरबों रुपया छाप डालें, उसका पेमेंट कर दें। लेकिन बाहर जो है कि रुपया चलता नहीं है, बाहर क्या चलता है, यूएस डॉलर। तो हमको उनको क्या करना पड़ता है, यूएस डॉलर देना पड़ता है ना। तो यूएस डॉलर अगर हम उनको देंगे तो भाई हमारे पास जो है कि यूएस डॉलर जो है कि हमारा देश जो है कि वो बचा के रखता है ना, इमरजेंसी में यूज़ करने के लिए। मान लो कि भाई कि अगर सपोज किसी ईयर में क्या हो गया, एक्सपोर्ट जो है कि नहीं इतना ज़्यादा हो पाया, लेकिन इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो गया। अब चूंकि भाई मान लो एक्सपोर्ट हुआ, मान लो 100 रुपये की हमने चीज़ बेची, लेकिन हमने मंगा ली बाहर से मान लो 200 रुपये की। तो भाई जो हमने 100 रुपये की जो हमें कमाई हुई है, जो हमने 100 की बेची, फिर जो भी मेरे पास आया वो पैसा, लेकिन हमको देना 200, तो वो 100 रुपये एक्स्ट्रा हम कहाँ से देंगे। तो कुछ ऐसी समस्याएं जब आ जाती हैं, जब हमारे देश में जो है कि मान लो 100 रुपया की और ज़्यादा इनकम नहीं हुई है, लेकिन हमको बाहर देना है, तो क्या होगा भाई कि वो हम क्या करते हैं उस टाइम पर, जो हमारा ये फॉरेन एक्सचेंज है ना, रिजर्व जो हमने करके रखे। देखिए रिजर्व का मतलब समझिए आप। रिजर्व देखिए आप, बहुत ही ऐसा एग्जाम्पल बताऊंगा कि कहते नहीं कि भाई ये टंकी रिजर्व में लग गई, कार की टंकी रिजर्व में लग गई, या भाई बाइक की टंकी रिजर्व में। रिजर्व का मतलब क्या हुआ कि भैया कि जितना तेल चलने के लिए होना चाहिए टंकी में वो खत्म हो गया, लेकिन अब जो इमरजेंसी का तेल, मतलब इमरजेंसी में यूज़ करने के लिए जो ऑयल बचा है ना, तो वो हो गया रिजर्व। मतलब जो कि वो रिजर्व में लग गई गाड़ी। इसका मतलब वो कि जो हमारा इमरजेंसी वाला तेल है वो भी अब खर्च होने लगा है, इसका मतलब बिल्कुल टंकी खाली होने वाली है ना। तो रिजर्व एक उसी चीज़ को माना गया है, जैसे भाई हमने जो रिजर्व इमरजेंसी के लिए कर रखी है चीज़, है ना। तो भाई अभी क्या है कि तो इसकी अगर डेफिनेशन बताई जाए तो ये हमारा एक स्टॉक होता है, स्टॉक है ना, जो हम रखते हैं ऑफ फॉरेन करेंसी। काहे का स्टॉक है, ये फॉरेन करेंसी का स्टॉक है, मतलब यूएस डॉलर, जिससे कि जो बाहर जाकर के हम कोई चीज़ मान लो किसी चीज़ का पेमेंट कर सकें। एंड गोल्ड, या कह सकते हैं गोल्ड, है ना, आपका सोना जैसे कि मान लो एक ऐसी चीज़ है जो बाहर जो है कि भाई अगर हम जाएंगे तो उसकी वैल्यू है ना, वो बिक जाएगा। तो सोना हेल्ड बाय द सेंट्रल बैंक हमारे यहाँ हो गए आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और अदर मॉनेटरी अथॉरिटी या कोई अन्य मॉनेटरी अथॉरिटी जो भी देश में होती है ना, दैट आर प्राइमरीली अवेलेबल टू बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को जो है कि डिसबैलेंस जब वो हो जाता है तो उसको लाइन पे लाने के लिए यूज़ कराया था। देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट जो मैं आपको एक अलग लेक्चर होगा वो उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी शॉर्ट में बताता हूँ। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक हमारा एक खाता होता है, जैसे कि भाई खाता नहीं, जैसे मान लो कि कितना आया कितना गया, है ना, कितना हमने बाहर से बेच के पैसा आया कितना गया, तो उसी का डिफरेंस। मान लो कि भाई मैंने बताया ना कि भाई 100 रुपये की हमने कोई चीज़ एक्सपोर्ट करी, लेकिन कर ली हमने इम्पोर्ट 150 की, तो भाई बेची तुमने 100 की, लेकिन मंगाई 150 की, तो मतलब 50 रुपये एक्स्ट्रा। तो 50 रुपये अगर मान लो कि हमारे देश में इनकम नहीं है तो हम कहाँ से देंगे। तो ऐसे टाइम पे ऐसी इमरजेंसीज को निकालने के लिए या उससे निपटने के लिए ये हम जो कि स्टॉक को रखते हैं, है ना। इन्फ्लुएंस द फॉरेन एक्सचेंज रेट ऑफ इट्स करेंसी, ये क्या करता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट और इसकी करेंसी को इन्फ्लुएंस करता है ना। एंड टू मेंटेन कॉन्फिडेंस इन फाइनेंशियल मार्केट, भाई अगर मान लो कि आपके पास मान लो कि आपके फैमिली में मान लो कि आपने 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया मान लो रिजर्व डाल रखा है ना, किसी इमरजेंसी, तो आपके पास जो है कि आपके फैमिली मेम्बर्स में कॉन्फिडेंस बनता है ना। कह सकते हैं कि हाँ जो है कि इमरजेंसी के लिए हम पे बैलेंस है। अब उसके बाद जो है कि सेकंड पैराग्राफ आप देखिए, इंडिया हैज़ लार्ज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, है ना, होल्डिंग ऑफ कैश, इसमें कैश रहता है आपका, डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स एंड अदर फाइनेंशियल एसेट्स डोमिनेटेड इन करेंसीज अदर देन इंडिया नेशनल करेंसी द इंडियन रुपी।
तो भाई इसमें क्या है कि यहाँ पर हमारे पास हम क्या होल्ड करते हैं, कैश होल्ड करते हैं, बैंक डिपॉजिट्स वगैरह जो भी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो रिजर्व में जो है तो मेनली जो है कि हमारा यूएस डॉलर रहता है, जिसको हम एज रिजर्व रखते हैं, है ना। देखिए हमारे पास पैसा है, तो अगर पैसा हमारे पास है तो उसमें क्या हो सकता है, मान लो कि उस टाइम पे जो हमने अपना जो कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड्स होती हैं, है ना, सिक्योरिटीज़ वगैरह होती है, तो इमरजेंसी के टाइम पे गवर्नमेंट क्या करती है, अपने वो बॉन्ड सिक्योरिटीज़ वगैरह मार्केट में बेच करके, है ना, पैसा इकट्ठा कर लेती है। और उसके बाद जो है कि द रिजर्व आर मैनेज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर द इंडियन गवर्नमेंट एंड द मेन कंपोनेंट ऑफ इट्स फॉरेन करेंसी एसेट। और ये सब जो है कि हैंडल होता है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एक्ट एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर इंडिया। ये आपका जो है कि पहले से कहते हैं डिफेंस सिस्टम। डिफेंस क्या होता है, बचाव। तो ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, ये हमारा एक तरीके का डिफेंस की तरह काम करता है। भाई देखिए आज की डेट में लोग कहते हैं कि पैसे से हर चीज़ निपटी जा सकती है, तो पैसा कहते हैं कि जिसका पैसा उसका पावर है। तो भाई यहाँ पर इसीलिए इसको पैसा एज अ पावर माना कि भाई जितना ज़्यादा हमारे पास रिजर्व है उतना ज़्यादा हमारे पास पावर है, या ये इट इज़ वर्किंग एज अ फर्स्ट डिफेंस लाइन है, ओके, फॉर इंडिया इन केस ऑफ इकोनॉमिक स्लो डाउन में मान लो कि वित्तीय सब समस्या संकट आ जाता है। बट एक्विजिशन ऑफ रिजर्व हैज़ इट्स ओन कॉस्ट। लेकिन जो है कि रिजर्व को इकट्ठा भी करना, है ना, उसकी भी अपनी एक कीमत होती है भाई, ऐसे तो कोई इकट्ठा कर नहीं लेगा रिजर्व, है ना। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट एंड प्रमोट ऑर्डिनरी डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। तो ये क्या करता है कि एक्सटर्नल ट्रेड को जो है कि यहाँ पर ये क्या करता है, फैसिलिटेट करता है। भाई जब पैसा होगा तो हम बाहर से अच्छे से जो है ट्रेड कर पाएंगे। हमको मालूम है कि कोई नहीं, हम अच्छे ट्रेड को जो इम्पोर्ट हमें मंगाना है वो हम सही से मंगाएं, हम हिचकिचाएंगे नहीं, है ना। तो क्योंकि हमें मालूम है कि मेरे पास रिजर्व है, पैसा है, तो कोई समस्या आती तो हम उससे निपट लेंगे, ये चीज़ रहती है। अब देखिए यहाँ पर इंडिया टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, है ना, स्टैंड एट अराउंड यूएस, इस समय है ये आपको बता 7 अक्टूबर 2022, ये जनवरी चल रही है, आरबीआई डेटा जब पब्लिश करती है ना। तो यहाँ पे अभी तक का जो आपका है कि अपडेटेड है, मोस्ट अपडेटेड, ये आपका 7 अक्टूबर 2022 तक का है ना। तो इंडिया टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, तो आपको मालूम होना चाहिए कि भाई कितना पैसा है, कितना इंडिया ने कितना पैसा रिजर्व करके रखा है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होनी चाहिए, हमें आपको जाननी चाहिए कि भाई अगर मान लो घर में संकट आता है तो हम अपने घर में 1 लाख 2 लाख की व्यवस्था करते हैं। लेकिन समझो इतना बड़ा देश है, अगर इसमें कोई संकट आता है, वित्तीय समस्या आती है, तो भाई हमारे देश ने कितना पैसा रिजर्व करके रखा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि यूएस डॉलर 532 बिलियन, 532.838 बिलियन, बिलियन का मतलब समझिए कि 1000 बिलियन में 1 ट्रिलियन होता है ना। तो ये 1000 तो नहीं, लेकिन हाँ आधे से ज़्यादा, मतलब ये हम कह सकते हैं कि आधा ट्रिलियन। अब देखो इंटरेस्टिंग आपको ऐसा लगेगा, हमारा जीडीपी, अब इसको अगर आप जीडीपी से अगर आप तुलना करेंगे इसकी, तो जीडीपी क्या है हमारा, जो है कि इस समय जो भी है 3.38 समथिंग ट्रिलियन, है ना। तो समझिएगा कि 3.38 ट्रिलियन हमारा जीडीपी मतलब जो भी हमारे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो एक साल में सब कुछ मिला जुला के यहाँ पे इंडिया जो है कि इनकम करती है ना, जो इनकम कहें तो, या मान लो कि जो भी प्रोडक्ट बनाती है, तो उसका अगर हम देखा जाए तो 3.5 को अगर आप 3 से कंपेयर करें, हाँ सॉरी 3.5 को अगर आप सिर्फ हाफ से कंपेयर करें, मतलब जो है कि आपका ये कुछ कितना पार्ट निकला जा करके, तो उतना पार्ट जो है कि आपका जो है कि ये हमारा रिजर्व में रखा हुआ है ना। अब उसके बाद जो है कि गोल्ड रिजर्व एट अराउंड, अब इसमें इसके पार्ट होते हैं। इसमें तो भाई गोल्ड कितना है, गोल्ड कितना करके रखा है, ये हमारा है $38 बिलियन, है ना। एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट्स विद द आईएमएफ, तो ये हम आगे भी डिस्कस सब इसी लेक्चर में करेंगे कि तो एक इसमें कंपोनेंट होता है एसडीआर। तो एसडीआर एक राइट होती है जो हम जो आपका जो है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है ना, उससे हम जो है कि पैसा ले लेते हैं। तो ये हमारा एसडीआर जो है कि वो हमारा 17.58 बिलियन यूएस डॉलर, और एंड अराउंड यूएस डॉलर लगभग 5 बिलियन, मतलब 5 बिलियन से कम है, 4.836 बिलियन रिजर्व पोजीशन इन आईएमएफ, ठीक है, एज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वीकली स्टैटिकल सप्लीमेंटेड पब्लिश। ये आपका जो कि इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है कि वो वीकली डेटा पब्लिश करती है ना। तो अभी जो है कि ये पब्लिश लास्ट टाइम करा था, ये आपका 14 अक्टूबर 2022 का, अभी जो लास्ट टाइम करा था वो 14 अक्टूबर 2022 का पब्लिश करा था। द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 14-15 सेड इंडिया को टारगेट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ यूएस डॉलर 750 बिलियन टू यूएस डॉलर 1 ट्रिलियन। बहुत अच्छी बात है कि भाई 1 ट्रिलियन अगर हम रिजर्व रखे हैं, है ना। तो ये लोग जो है कि भाई इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 14-15 ने कहा कि भाई हमारा जो टारगेट है वो हमारा है 0.75 ट्रिलियन टू 1 ट्रिलियन, ओके। तो हमको ये बस ये अपना जो है कि इतना समझना चाहिए, और इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हमको ये याद करने की ज़रूरत नहीं, हमको ये पता लगता रहेगा कि हाँ ये क्या हो रहा है, क्योंकि इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं,
है ना। तो बस बट आप ऐसे याद करिएगा कि हाँ थोड़ा समझ के कि जो है कि भाई अगर इतना है तो हमको जो है कि वो चीज़ें मन में उतार लेनी चाहिए ना, कि भाई अगर हमको जो है कि भाई कितना रिजर्व है, तो हमको भी याद हो गया कि भैया जो है कि आधा ट्रिलियन से कुछ ज़्यादा है ना, इस समय हमारे पास रिजर्व रखा हुआ है। तो या हमारी उसको अगर आप जीडीपी से कंपेयर करेंगे तो और अच्छे से आप उसको समझ पाएंगे। चीज़ों को जोड़ना सीखिए। देखिए बिना जोड़े चीज़ें, बिना रट्टा अट्टा मारने बिल्कुल देखिए मत, बंद कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मान लो कि आप अगर इसे चीज़ों को पढ़ाई पेपर एग्जाम पास करने के लिए लड़ रहे हैं, तो आप जो है कि जो पढ़ रहे हैं वो भी छोड़ दीजिए, जो ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं वो सब छोड़िए, क्योंकि जो है कि दूसरी लाइन में जाइए जहाँ पर इंटरेस्टिंग हो वही चीज़ करिए, है ना। तो यहाँ पर जो है कि अगर आपको ये समझ रहे तो आप थोड़ा और घुसिए कि यहाँ कैसे क्या इकोनॉमी चल रही है, हाउ इट इज़ ड्रिवन ओके बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद जो है कि इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आर मेनली कंपोस्ट ऑफ यूएस डॉलर इन द फॉर्म ऑफ यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड और उसके मैंने बताया ना कि भाई मेन वही है कि यूएस डॉलर मतलब मेन कंपोनेंट में, ठीक है। एंड इंस्टीट्यूशनल बॉन्ड्स विद नियरली 7.31% ऑफ फॉरेक्स रिजर्व इन गोल्ड, है ना। जिसमें से आप हमारा जो है कि हमने देखा ना कुछ 500 जो भी था हमारा फिगर, ठीक है, उसमें से आप हमारा जो कि 38 जो है कि बिलियन जो है कि हमारा गोल्ड था, तो जो कि हो गया हमारा 7.31 ऑफ फॉरेक्स रिजर्व इन गोल्ड। तो यहाँ पे मैंने देखा था, देखिए ये था 532 तो हमारा था बिलियन जो है कि हमारा यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज, है ना। और उसमें जो हमारा जो कहते हैं गोल्ड, है ना, तो गोल्ड का कितना गोल्ड रिजर्व अराउंड 38 पॉइंट मतलब 39 समझिए 38.995 है ना। तो ये हमारा जो है कि गोल्ड का पार्ट है, जिसमें कि हमारा जो है कि वो फॉरेन करेंसी एसेट है, वो हमारा है मतलब सबसे ज़्यादा फॉरेन करेंसी एसेट में की फॉर्म में हम रखते हैं, जो कि 471 बिलियन हो गया है ना। और बाकी 17 बिलियन जो है क्या एसडीआर हो गया है, एंड अराउंड 4 to 5 मिलियन जो हमारा हो गया है रिजर्व पोजीशन इन IMF, ठीक है। तो ये सारे फिगर्स हैं, तो बस आपको इतना दिमाग में डाल लेना है। उसके बाद जो है कि ये हमारा जो है कि गोल्ड का कितना पार्ट हो गया 7.31% ऑफ फॉरेक्स रिजर्व इन गोल्ड। द जो है कि अब फॉरेन करेंसी एसेट्स आल्सो इंक्लूड इन्वेस्टमेंट इन यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स। अब जो है कि ये क्या, अब देखो गवर्नमेंट कहाँ कहाँ जो है कि इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो इन यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स ऑफ अदर सेलेक्टेड गवर्नमेंट एंड डिपॉजिट विद फॉरेन सेंट्रल एंड कमर्शियल बैंक। एज ऑफ सितंबर 2021 इंडिया होल्ड्स 4th लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इन द फॉलोइंग स्विट्जरलैंड। मतलब स्विट्जरलैंड के बाद जो है इंडिया जो है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होल्ड करने पे जो है कि चौथी पोजीशन पे आ रही है, स्विट्जरलैंड के बाद चौथी पोजीशन पे। आप समझिए मतलब ये बहुत एक अच्छी चीज़ है कि भाई जो है कि हम चौथे नंबर पे हैं, है ना। और चाइना है पहले पायदान पे, चाइना बहुत ज़्यादा ये होल्ड करता है ना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो उसके बाद जो है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्लूड्स द जो है कि बिलो 4 कैटेगरीज, है ना। ये कंसिस्ट ऑफ बिलो 4 कैटेगरीज। भाई मैंने कहा था कि भाई इसमें जो है कि कितना क्या आपका एसेट है, कितना गोल्ड है, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। तो यहाँ पर पहला तो हो गया आपका फॉरेन करेंसी एसेट, नहीं सीधा सीधा पैसा रखा, कैश रखा है ना। अब कैश भाई रुपया तो रखा गया नहीं, तो वो ये डॉलर रखेगा। तो फॉरेन करेंसी एसेट टिल मार्च 2021 मार्च 2021 की रिपोर्ट है ये, है ना, 536.69 बिलियन, आउट ऑफ विच अब ये टोटल FCA है ना, आउट ऑफ विच 359.87 बिलियन इज इन्वेस्टेड इन ओवरसीज सिक्योरिटी। अब देखिए ऐसा नहीं कि ये रखा है मतलब जो है कि है गवर्नमेंट के पास, वो जब चाहे उसको लिक्विड कर सकता है ना, यूज़ कर सकता है ना। और लेकिन जो है कि फिर भी ये क्या है कि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करके रखती है। भाई देखिए कोई भी होगा, जैसे मान लो हमारा ही घर है, मान लो कि अब मान लो 2 लाख रुपया है, तो वो 2 लाख रुपया हम ये नहीं चाहेंगे, देखिए लिक्विड में, बिल्कुल प्योर लिक्विड में कैश तो होता ही है ना। लेकिन जो है कि अबिट नॉन लिक्विड, लेकिन हाँ वो भी अगर हम सेविंग अकाउंट में रखें तो वो भी जो है कि लिक्विड होता है, वो भी बहुत जल्दी लिक्विड हो जाता है। तो हम क्या घर में ना रख करके हम वो अपने अकाउंट में रखेंगे, बैंक अकाउंट में, कि भाई वहाँ पर हमको 8% ब्याज भी मिलेगा साल का। बात समझ रहे हैं आप, कि भाई 2 लाख रुपया अगर आपके खाते में पड़ा है तो आपका साल में 16,000 रुपया जो है कि 8 × 8 आपका 16,000 रुपया ब्याज आएगा, तो वहाँ रखोगे। तो ऐसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है कि 536 बिलियन तो है भाई यूएस डॉलर, लेकिन जो है कि आउट ऑफ विच 359.87 यूएस बिलियन डॉलर इज इन्वेस्टेड इन ओवरसीज सिक्योरिटी। ओवरसीज मतलब समुद्र पार, है ना, विदेशी सिक्योरिटीज में उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। एंड डॉलर 153.39 बिलियन इज डिपॉजिटेड विद द अदर कमर्शियल बैंक्स एंड, तो मतलब जो बाकी 153.39 बिलियन डिपॉजिट है वो जो है कि इन्वेस्ट कर रखा है अदर सेंट्रल बैंक्स, मतलब जो और जैसे हमारे यहाँ पे RBI है ना, तो वैसे ही बाहर जो भी बैंक्स वगैरह है तो उनमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है। एंड 23.42 जो कि 4.36% ऑफ टोटल फॉरेन
करेंसी एसेट का है ना। बिलियन इज डिपॉजिटेड विद ओवरसीज कमर्शियल बैंक, जैसे कि हमारे यहाँ कमर्शियल बैंक क्या होंगे भैया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गई है, HDFC हो गई है, ICICI बैंक, ये सब कमर्शियल बैंक्स हैं। और आपकी सेंट्रल बैंक कौन सी हो गई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ऐसे ही भाई इन्होंने क्या कि 153 536 में से 153 जो है बिलियन यहाँ पर इन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसी जो बाहर सेंट्रल बैंक्स हैं उसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है। 360 जो भी है बिलियन इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है ओवरसीज सिक्योरिटीज़ में। और जो लोग 23-24 US बिलियन डॉलर इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जो आपका हो गया कि ओवरसीज कमर्शियल बैंक है ना, वहाँ पर उन्होंने डाल रखा पैसा इतना। तो इस तरह से उसके बाद जो है कि जो हमारा पहला तो था भाई, अब वो था हमारा फॉरेन करेंसी एसेट का, है ना। अब हमारा दूसरा क्या हो गया भाई, यहाँ पर गोल्ड हो गया है। अब देखिए गोल्ड एज ऑफ मार्च 2021 RBI हेल्ड 695.31 मेट्रिक टन्स ऑफ गोल्ड। मतलब जो है कि मार्च 2021 का वो भी था, FCA मार्च 2021 की ये भी रिपोर्ट है। तो इसमें क्या है कि ये 695.31 मैट्रिक टन आप समझ रहे हो, मैट्रिक टन है ना, तो ऑफ गोल्ड, और 403.1 मैट्रिक टन ऑफ विच इज इन कस्टडी ऑफ बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। 292.30 टन ऑफ गोल्ड हेल्ड डोमेस्टिकली। अब देखिए इसमें से जो है 695.31 इतना तो गोल्ड है इंडिया के पास, है ना, लेकिन इसमें से 403.01 मैट्रिक टन ऑफ विच इज इन कस्टडी ऑफ बैंक ऑफ इंग्लैंड। देखिए ये बैंक ऑफ इंग्लैंड की कस्टडी में हमारा गोल्ड है। एक बहुत बुरा वक्त आया था इंडिया का आया था, तो उस टाइम पे जो है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड की कस्टडी में गोल्ड भेजा गया था। तो जो है कि तो वही वैल्यू यहाँ पर दे रखी है ना। और वो बुरा दौर जो अभी हम आगे स्टैटिक्स में देख लेंगे कौन सा आया था, सन जो है कि हमारा 91 में आया था बुरा दौर, है ना, सन 2008 में आया था, है ना। तो ये सब है। तो एंड बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट जो है कि इसमें रखा है उतना जो कि 403। उसके अलावा 292.30 टन ऑफ गोल्ड, है ना, जो है कि हमारा हेल्ड डोमेस्टिकली, जो है कि डोमेस्टिकली हमने हेल्ड कर रखा है। तो मतलब जो है कि भाई अगर देखा जाए तो 60-8% जो है कि हमारा बाहर है, बैंक ऑफ इंग्लैंड में है, और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट जो भी है उसमें है। तो बहुत आपके अंदर एक आग होनी चाहिए कि देखिए क्या है, मतलब इतना सोना है इतना बाहर, तो मतलब ये वापस कैसे है, मतलब ये सब चीज़ें आपके अंदर वो अलग की बात है। आप अपना उसमें 1% क्या 0.00001% भी योगदान दे पाएँ, लेकिन हाँ आपके अंदर आग होनी चाहिए, है ना, बुरा भी लगना चाहिए कि यार इतना पैसा बाहर है ना। तो जो भी चीज़ें हैं, और स्पेशल ड्राइंग राइट SDR कोड XDR। हाँ अब देखिए ये जो है कि स्पेशल ड्राइंग राइट क्या होता है IMF में, है ना, आर सप्लीमेंट्री फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एसेट डिफाइंड एंड मेंटेन्ड बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। SDR आर यूनिट्स ऑफ अकाउंट फॉर द IMF एंड नॉट accuracy. They represent a claim to currency held by IMF member countries for which they may be exchanged, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि SDR एक ऐसी वैल्यू होती है ना, जो कि रिप्रेजेंट करता है क्लेम टू करेंसी हेल्ड बाय IMF, है ना। तो जो है कि ये करेंसी होती है जो IMF द्वारा हेल्ड, जैसे कि US डॉलर में, तो हम क्या करते हैं क्लेम करते हैं और हम उसको जो है कि लेते हैं। SDR वो created in 1969 to supplement a shortfall of preferred foreign exchange reserve assets, namely gold and US dollars। तो ये आपका 1969 में आया था, है ना, टू सप्लीमेंट मतलब सप्लाई करने के लिए क्या US डॉलर या वगैरह गोल्ड वगैरह सप्लाई करने के लिए एक जो है कि मॉनेटरी फंड है, ये आपका इंस्टीट्यूशन है ना, आपका मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन है। तो जो है कि इमरजेंसी के लिए बनाया गया है। इसमें क्या है कि भाई जैसे मान लो कि किसी देश में वित्तीय संकट आ गया, तो यहाँ से जो है कि वो देश जो है कि क्लेम करके, है ना, पैसा ले सकता है ना, यहाँ से ड्रॉ कर सकता है। द ISO 4217 करेंसी कोड फॉर स्पेशल ड्राइंग राइट इज XDR एंड द न्यूमेरिक कोड इज 960, है ना। तो ये कोड वोड तो नहीं आता एग्जाम में, लेकिन हाँ आपको किसी मान लो हाई फाई लेवल का एग्जाम IAS का है ना, तो वहाँ पर पूछ लेते हैं। तो आपको बस एक बार दिमाग में बस आपने देख लिया तो आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ XDR 960 ये हमारा कोड इसका आता है। अब उसके बाद जो है कि कंट्रीज रिजर्व, हाँ अब ये जो है कि कंट्रीज रिजर्व ट्रेंची पोजीशन। तो रिजर्व ट्रेंची पोजीशन क्या होता है कि इज ए डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स होल्डिंग ऑफ दैट कंट्रीज करेंसी। तो यहाँ पर ये होता है कि भाई ये एक डिफरेंस होता है कि देखिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एक कोटा असाइन करता है हर कंट्री के लिए कि भाई आप जो हो आपका इतना कोटा है, आप इतना जो है कि यहाँ से US डॉलर वगैरह ले सकते हो। तो जो हमारा कोटा होता है, तो उस कोटे में से मान लो कि IMF ने कुछ ऑलरेडी फंड होल्ड कर रखा है मान लो, है ना, तो
तो ये उसके जो डिफरेंस जो बन के आता था, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होल्डिंग ऑफ दैट कंट्रीज करेंसी, है ना, एंड द कंट्रीज IMF डेजिग्नेटेड कोटा। जो कोटा उसको जो है कि डेजिग्नेट करा गया कंट्री के लिए, है ना, तो उस कोटा का और उसके बाद अलावा जो IMF ने जो करेंसी होल्ड कर रखी है उस देश की, है ना, तो उसका जो डिफरेंस निकल के आता है, तो वो जो है कि कभी भी वो कंट्री जो है कि वो डिमांड कर सकती है, तो वो उसके जो है कि एज अ फॉरेन रिजर्व जो आपका है उसमें जोड़ दिया जाएगा। तो ये भी एक उसका पार्ट हो गया है। अब देखिए सम रिकॉर्ड्स ऑफ FER, मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के तो कुछ रिकॉर्ड्स हैं। देखिए 1960 फॉरेन रिजर्व कवर्ड जस्ट 8.6 वीक्स ऑफ इम्पोर्ट्स। बात समझिए, ये सोचने लायक बात है कि 1960 में एक ऐसा दौर आया था, इकोनॉमिक के छात्र हैं तो आपको ये बुरे दौर याद होने चाहिए, आर्थिक समस्या, आर्थिक संकट कब आए थे, है ना। तो यहाँ पर जो है कि ये वाला जो हो गया है कि यहाँ पर ये वाला कि 1960 में जो है, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये वाला पार्ट पढ़ रहा हूँ मैं, है ना। इन 1960 फॉरेक्स रिजर्व कवर्ड जस्ट 8.6 वीक्स, मतलब जो हमारे पास पैसा बचा था उससे अगर हम अपना कहते नहीं कि भाई अगर हम इम्पोर्ट, देखिए देश में लगातार इम्पोर्ट होता है, क्या क्या इम्पोर्ट होता है, जो क्रूड ऑयल वगैरह है, ये कह सकते हैं जो आपका जो भी फ्यूल्स वगैरह है ना, पेट्रोल डीजल पेट्रोल जो भी ऑयल है, तो वो बाहर से हम भाई इम्पोर्ट करते हैं। और ये ऐसा तो है नहीं कि भाई महीने में हो गया, मान लो कि या 2 महीने में एक बार हो गया फिर बंद है फिर होगा उस टाइम बाद, ऐसा नहीं, लगातार होता है। क्योंकि लगातार यहाँ पर क्या है कि उसकी खपत है, लगातार होता है लगातार, क्योंकि यहाँ पे उसकी खपत है। तो भाई यहाँ पर अगर देखा जाए तो उस टाइम एक ऐसा दौर आ गया था कि भाई हमारे पास केवल 8.6 वीक्स का ही इम्पोर्ट बचा था, मतलब जो है कि ये केवल हम 8.6 वीक्स तक का जो है कि पैसा जो है कि मतलब जो है कि मंगाते तो उसी भर का पैसा हमारे पास बचा हुआ था, है ना। 1990 में क्या हुआ, इन 1990 फॉरेक्स रिजर्व कवर्ड जस्ट 4.8 वीक्स ऑफ इम्पोर्ट। अब यही जो है कि यहाँ पर क्या है भाई, यही जो है कि यहाँ पर 1990 में क्या है कि केवल जो है कि बहुत ही कम, मतलब 5 सप्ताह के लिए ही हमारे पास जो है कि पैसा बचा था इम्पोर्ट करने के लिए प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। उसके बाद जो है कि यहाँ पर 1980 में इंडिया 1980 में क्या हुआ कि इंडिया हैड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ ओवर केवल जो है कि $7 बिलियन, मोर देन डबल द लेवल $2.55 बिलियन ऑफ व्हाट चाइना हैड एट दैट टाइम। मतलब आप समझिएगा कि 1980 में एक ऐसा दौर आया था कि हमारे पास केवल 7 बिलियन, बात समझ रहे, 7 बिलियन जो है कि हमारे पास $, जो है कि बचा हुआ था। लेकिन जो है कि उस टाइम चाइना की स्थिति बहुत ज़्यादा बुरी थी, बात समझिए, उस टाइम चाइना की जो स्थिति थी वो तो बहुत ज़्यादा बुरी थी, क्योंकि चाइना के पास जो है कि 2.55 बिलियन ही बचा था, है ना। तो इसका मतलब जो है कि मोर देन डबल ऑफ चाइना, बट मीन्स वी वॉज इन पोजिशन टू होल्ड डबल ऑफ व्हाट चाइना होल्ड्स, ओके। तो 1980 की बात है ये। तो उसके बाद जो है कि यहाँ पर आपका जो हो जाएगा, यहाँ पर जो लास्ट वाला है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इंडिया रीच्ड माइलस्टोन ऑफ 100 बिलियन मार्क ओनली इन 2004। जो कहते शतक जब लगाया इंडिया ने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है कि होल्ड करने में, तो वो जो शतक लगाया वो 2004 में लगाया, जो 100 जो कहते हैं $100 बिलियन का जो शतक है ना, तो वो जो है कि 2004 में लगाया इंडिया ने। 2004 में जो है कि इंडिया की कुछ आर्थिक स्थिति सही हुई थी और $100 बिलियन का उसने जो है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होल्ड करा, है ना। तो ये कुछ चीज़ें थी। हमारा जो 1960 हो गया, 1990 हो गया, है ना, और 1991 में तो फिर समस्या हो ही गई थी, और 1980 हो गया था, है ना। तो ये चीज़ें हैं जिसमें कि अगर हम देखें 1960 में जो है कि 8.6 वीक्स का बचा हुआ था, है ना, और फॉरेक्स रिजर्व कवर्ड 1990 में क्या है कि केवल 4.8 वीक्स का बचा था, और 1980 में जो है कि केवल 7 बिलियन बचा था, लेकिन हाँ चाइना से बहुत ज़्यादा था उस टाइम पे, है ना। और 2004 में 100 बिलियन जो है कि हमारा इंडिया वॉज फोर्स टू सेल डॉलर्स टू, हाँ अब ये इंडिया कब का फोर्स हो गया है ना, तो यहाँ पर है इंडिया वॉज फोर्स टू सेल डॉलर्स टू एक्सटेंट ऑफ क्लोज टू $35 बिलियन इन स्पॉट मार्केट्स इन फाइनेंशियल ईयर 2009 ड्यू टू 22% डिप्रिशिएशन इन रुपी। तो यहाँ पर देखिए भाई, इंडिया वॉज फोर्स टू सेल डॉलर्स, तो इंडिया जो है कि एक तरीके से ऐसी समस्या आ गई थी कि वो इंडिया फोर्स हो गया,
जो डॉलर जो फॉरेन एक्सचेंज करेंसी उसको बेचने के लिए, है ना। और कितना $35 बिलियन, 35 बिलियन तक का जो है कि वो बेचने बेचने पे मजबूर हो गया था इन द स्पॉट मार्केट्स इन फाइनेंशियल ईयर 2009 ड्यू टू 22% डिप्रिशिएशन इन रुपया। उस टाइम क्या है कि रुपये की कीमत गिर गई थी और उसकी कीमत गिराई गई थी, है ना। उसके भी हम कुछ जो है कि पढ़ेंगे जो भी है कारण कि भाई रुपया क्यों डिवेल्यूएट करा जाता है ना। ये जो है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो हमारा डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है तो उसको ठीक करने का एक तरीका है, 4 उसके तरीके, उसमें से एक तरीका ये है कि रुपया को डिवेल्यूएट कर दो, है ना, तो डेप्रिसिएशन हो जाएगा। तो लेकिन जो है कि वो हर टाइम पे सही नहीं होता है, क्योंकि जो कई बार ऐसा होता है कि भाई उससे भी काम नहीं चला, है ना, और रुपया जो है कि उसकी भी कीमत गिर गई, है ना, तो वो फिर नेगेटिव पूरा इम्पैक्ट डाल देता है। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि 2009 में $35 बिलियन इन स्पॉट मार्केट में जो कि हमको बेचने पड़ गए थे, है ना। तो स्पॉट मार्केट कह सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट, जहाँ पर कई बैंक्स होती हैं, है ना, मॉनेटरी जो है कि इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि ले लेते हैं। इन 2009 इंडिया परचेज्ड 200 टन्स ऑफ गोल्ड फ्रॉम द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, है ना। तो 2009 में क्या है कि इंडिया ने क्या करा, परचेज करा 200 टन्स ऑफ गोल्ड फ्रॉम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वर्थ 6.7 बिलियन। इतना जो है कि उसने जो है कि क्या करा, परचेज करा गोल्ड जो है कि आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से उसने इतना गोल्ड परचेज कराया, ठीक है। तो ये भी आपको बस याद रखना है। जून 2020, हाँ अभी जल्दी हाल ही की जो चीज़ें हैं, इन जून 2020 इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम क्रॉस्ड $500 बिलियन, है ना। बहुत अच्छी चीज़ है कि मतलब 2004 में शतक लगाया था, है ना, लेकिन जो है कि 2020 में जो है कि शतक 5 बार लगा दिया, है ना। मतलब जो है कि $500 बिलियन जो है कि 2020 में इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम, मतलब पहली बार जो है कि 500, पहली इससे पहले जो है कि $500 पार नहीं हुआ था, लेकिन हाँ 2020 में जो है कि $500 बिलियन इसने पार करा है। 8 सितंबर 2021 द टोटल फॉरेक्स रिजर्व टचेज एन ऑल टाइम हाई ऑफ 642.453 बिलियन $, है ना। तो ये समझिएगा कि 8 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है भाई, है ना। 8 सितंबर 2021, अभी जो है कि ये 22 से पहले 21, है ना। तो इसमें जो है कि ऑल टाइम हाई कितना छू लिया था इसने, 642.453 बिलियन $, ऑन 8 सितंबर 2021 द रिजर्व डिक्लाइन टू 573.9 बिलियन बाय 29 जुलाई 2022। ये जो है कि अच्छी खबर नहीं है कि भाई 8 सितंबर 2021 को जो है कि हमारा 642.453 बिलियन $, हो गया था, है ना, 8 सितंबर 2021 को। लेकिन जुलाई 2022 आते आते, मतलब जो कि जो भी अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने उधर, 6 महीने इधर, है ना, 2022 के, तो 9-10 महीने के बाद क्या हुआ कि वो डिक्लाइन हो गया और 573 रह गया। लेकिन हाँ 2020 से ऊपर जो 500 था उससे ऊपर रहा और 2073 बिलियन रह गया 29 जुलाई 2022 तक, है ना। इन जून 2021 इंडिया क्रॉस्ड द 600 बिलियन USD फॉर फर्स्ट टाइम। इन जून 2021 जो है कि उसमें इंडिया क्रॉस, जून 2021 का है ये, है ना। तो जो है कि जून 2021 में जो है कि फर्स्ट टाइम जो है कि जो जून 2020 में 500 था और एक साल बाद, ठीक एक साल बाद जून 2021 में जो है कि इंडिया ने जो है कि 600 बिलियन USD जो है कि वो पार कर लिया था फर्स्ट टाइम पे, है ना। तो अभी के लिए इतना ही भाई। जो है कि एक बारी क्लास जो है कि दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि हाँ जो भी वैल्यूज़ है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं जो हूँ कि मैंने देखिए यहाँ पर जो करंट का जो है मैंने सारा कुछ जो भी है ये पूरा जो है कि सोर्सेज से निकाल कर यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये पूरा बनाई है जो PPT, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसे जो है कि समझिए, क्योंकि ये मैं जो भी ये PPT बनाता हूँ ये मेन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाता हूँ कि भाई जो एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट है और जो आपको समझना चाहिए, है ना, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर जगह। देखिए एकेडमिक में भी कोई क्वेश्चन आएगा तो वो यही मतलब ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन बनाते हैं, है ना, जो कि बहुत ज़्यादा जो है कि इम्प्रैक्टिकल हों और जो है कि आपका जो है कि कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि कॉम्पिटिटिव में तो भाई ज़्यादातर करंट का ही पूछते हैं, या मान लो जब समस्याएं ऐसी हुई, जब ऐसी आर्थिक स्थिति ख़राब हुई, अच्छी हुई, जो स्पेशल चीज़ें हैं, है ना, बहुत ज़्यादा जो हाईलाइटेड वन है, तो वहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो मैं वही उसी तरह से कवर करता हूँ।
बाकी जो है कि हाँ, मैंने ये इसलिए बताया है क्योंकि मैं जो हूँ कि भाई इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है ना, या माइक्रो इकोनॉमिक्स के लेक्चर लगातार डालने वाला हूँ। तो उसमें ये आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बार बार टर्म आती है, बार बार टर्म आती है, तो वो आपका कन्फ्यूजन रहता है कि भाई ये क्या है, ये क्या। ये मैंने पहले वीडियो बना दिया है। हाँ, बाकी जो है कि चैनल सब्सक्राइब करिए, इसलिए क्योंकि ये जो है कि इस तरह का जो भी इकोनॉमिक का जो सेशन होते हैं वो मैं लाता रहता हूँ और रेगुलर बेसिस पे लाता हूँ। और मान लीजिए कि जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम है तो उसमें बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल रहते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, है ना। तो आप जो है कि चैनल सब्सक्राइब करिए। बाकी कोई डाउट हो, किसी तरह की कोई क्वेरी हो, आप कमेंट में पोस्ट करिएगा, है ना। और कोई आपका जो है कि डाउट है तो वो मुझे बताइएगा, मैं एक स्पेशली अलग से उसके लिए वीडियो बना दूंगा, है ना। तो बाकी अपना ध्यान रखिए, किसी तरह का कोई डाउट हो वो पोस्ट करिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।